प्रांतीय सचिव भाई अरविंद सोनी जी, सतीश सांडेली जी, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाध्याय अभियंता संघ के वित्त सचिव इंजीनियर अनिल व्यास जी, इंदौर जोन के जोनल प्रभारी इंजीनियर सुमन सिंह जी, तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव भाई असलम खान जी, और इस सभागार में सभा स्थल पर उपस्थित मेरे सभी रतलाम वृत्त के इंजीनियर साथी, कर्मचारी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एवं इंजीनियर, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल एवं पश्चातवर्ती विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत 11 प्रमुख संगठनों का संयुक्त मोर्चा है। विगत मई 1 मई 2015 से शक्ति भवन के गेट पर हमने आंदोलन की शंखनाद किया था, सूत्रपात किया था। यूनाइटेड फोरम द्वारा इन 11 सूत्री मांगों में हम लोगों ने प्रयास किया, विगत 1 वर्ष से अन्य संगठनों के साथ बैठ करके वार्तालाप किया। परिणाम स्वरूप जो हम सबकी समान मांग हो सकती है, उसको समाविष्ट करने का प्रयास किया। जहां एक और कंपनी कैडर में कार्यरत हमारे युवा इंजीनियर एवं कर्मचारी साथी, जिनको कि फ्री बिजली का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिनके लिए चिकित्सा सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है, हमने उनकी मांग को प्रमुखता से लिया। जहां मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के मुख्यालय शक्ति भवन के गेट पर विगत 880 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति के आस में बैठे हुए अनुकंपा आश्रित दल के लोग, जिनकी ना कि मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति करने का कोई आदेश इस प्रकार के नहीं कर रहे हैं कि विगत 1998 के बाद मध्य प्रदेश में 5397 अनुकंपा आश्रित परिवार जो कि नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 1160 परिवार है जिन्हें की इतने दिनों से अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही, और दिखावे के लिए अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत कैबिनेट में उन्होंने छलपूर्वक इस प्रकार के आदेश जारी किए कि अगर पात्र 200 लोग हैं तो नियुक्ति मात्र 2, 4, 5 को ही मिल पा रही है। हमारे बीच में भी जो आदेश आए हैं आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रथम श्रेणी में ग्रेजुएशन पास को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, जिसके परिवार में ITI पास किया हो उसको अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। तो क्या कर्मचारी मरने के पहले तय करेगा कि उसमें ग्रेजुएशन प्रथम श्रेणी में करवाना होगा? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के समक्ष ये बात रखी। हमने उनसे कहा कि जैसा कि राज्य शासन के अंतर्गत, जैसा कि पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति बिना शर्त के प्रदान की जाती थी, उसी प्रकार से आप आदेश जारी करें। ये बनावटी और छल छिद्र वाले जो आपके आदेश है, परिणाम स्वरूप हमारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अनुकंपा आश्रित जो हमारे परिवार है 17 दिनों तक पदयात्रा करके जबलपुर से भोपाल तक पहुंचे थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उनसे मिलने का समय नहीं था, ना ही उनके किसी नुमाइंदे को हमदर्दी थी, और वो लोग बिना चर्चा किए बेरंग वापस लौट गए। जब इस बात का पता यूनाइटेड फोरम को लगा, हमने ये माना कि अनुकंपा आश्रित परिवार शासन के कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके 880 क्या 8000 दिन भी अगर ये बैठ जाएंगे तो शासन की कार्य प्रणाली में कोई बदलाव नहीं होगा। इसीलिए यूनाइटेड फोरम के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे को भी प्रमुखता से लिया गया है।
आपको ध्यान होगा, आज से 2 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति के नाम से हमने आंदोलन की शुरुआत की थी। उसमें भी यही 11 सूत्र थे और इन 11 सूत्रों में हमारे बीच जो नए साथी बैठे हैं उनको भ्रमित किया जा रहा है कि हम लोग हाईकोर्ट से जीत करके समान वेतन की बात हमने आदेश करवा लिए है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और ये कंपनियां हैं। आप कितने केस जो हमारे साथी बैठे हैं उन्हें पता है कितने ही लोग हाईकोर्ट में केस जीत चुके हैं, लेकिन जब तक विद्युत मंडल के जो हमारे पुरोधा लोग हैं ऊपर हमारे एमडी ऑफिस कारपोरेट ऑफिस में बैठे हुए हैं, जब तक उनकी बात नहीं, मन की बात नहीं होती है, वो कोई आदेश लागू नहीं करते हैं। मुझे जब पता चला कि माननीय राजेंद्र शुक्ल जी सारणी के पावर प्लांट में निरीक्षण करने के लिए जाने वाले हैं, मैंने अपने नए साथियों और हमारे जो सारणी में प्लांट में हमारे पत्रोपाध्याय अमेरिका संघ के पदाधिकारी थे उनको खबर दी कि राजेंद्र शुक्ल जी आपके प्लांट पर आने वाले हैं, आप सब मिलकर के उनका घेराव करो। और राजेंद्र शुक्ल जी जब तक आश्वासन नहीं देते उनके कार्य को आगे बढ़ने नहीं देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने की अटल ज्योति योजना बड़े गर्व से कहते हैं कि 24 घंटे और 7 दिन हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, लेकिन अटल ज्योति योजना को साकार स्वरूप करने वाले यही बिजली के कर्मचारी और अभियंता है जिन्होंने कि आपको तीसरी बार चुनाव जितवाया है, जिनके दम पर आप तीसरी बार चुनाव जीते हो। हम लोग जब उनसे मिलने के लिए गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि हमें तीसरी बार चुनाव जीत लेने दीजिए, आपकी सारी मांगों का हम निराकरण कर देंगे। साथियों, लेकिन पिछले 2 वर्षों से सारे संगठन अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं, अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब उन बातों का कोई निराकरण नहीं निकल पाया, परिणाम स्वरूप हमने एक यूनाइटेड फोरम का गठन किया। और आपके बीच मैं बताने के लिए आया हूं, ये हमारी जो 11 सूत्रों की मांगे हैं, इसमें अधिकतर मांगे हमारी गैर वित्तीय मांगे हैं जो हमने अपना नैतिक और सामाजिक दायित्व मान करके रखी है। हम ये जानते हैं कि सारणी का पावर प्लांट जो कि 1150 मेगावाट की क्षमता रखता है, सारणी का पावर प्लांट जो 2 रुपए 19 पैसे में बिजली का उत्पादन करता है, सारणी का पावर प्लांट जो देश के आजाद होने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहला प्लांट स्थापित किया गया था और 1965 से अनवरत हमको बिजली प्रदान कर रहा है। ऐसे पावर प्लांट को बेचने की साजिश की गई। 1150 मेगावाट के प्लांट की कीमत का अगर आंकड़ा निकालेंगे, 1 मेगावाट का प्लांट स्थापित करने में 6000 करोड़ रुपए लगता है, तो 1150 मेगावाट के प्लांट को अगर 6000 से गुणा करोगे तो लाखों करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है हमारी, मात्र 1400 करोड़ रुपए में बेचने की साजिश हो रही है। इसीलिए यूनाइटेड फोरम ने ये माना ऐसे प्लांट को हम आपके निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोड़ियों के दाम पर नहीं बेचने देंगे। हमारा भी नैतिक और सामाजिक दायित्व बनता है, इसीलिए हमने उस सारणी के पावर प्लांट को प्रमुखता से लिया है कि इसको हम बेचने की साजिश को रोकेंगे। साथियों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब हमारे वेज रिवीजन की बात हुई थी, वेतन पुनरीक्षण की बात हुई थी, वर्ष 2009 में तत्कालीन मंडल के सचिव प्रमोद वैश्य साहब ने हम लोगों को बुलवाया और हमें कहा कि हमारे बीच में छठा वेतनमान आ चुका है, केंद्रीय गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों को छठा वेतनमान दिया जा रहा है, तो इस छठे वेतनमान को अगर हम लागू कर देते हैं तो आपको जो है अलग से वेतन पुनरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने भी छठे वेतनमान की पूरी स्टडी की, 400 पेज की जो वेतन आयोग की रिपोर्ट थी उसको हमने अध्ययन करने के बाद ये पाया कि अगर ये वास्तव में इसको जस का तस लागू कर देते हैं तो विद्युत कर्मियों को सम्मानजनक वेतन मिलेगा। और हम सभी संगठनों ने आपस में चर्चा करने के उपरांत जब उन्होंने ये कहा कि हम इसको जस का तस लागू करेंगे, छठे वेतनमान को हमने कहा कि आप ठीक है लागू कर दीजिए, लेकिन साथियों हमारे साथ छलावा हुआ।
और छठे वेतनमान में केवल वेतनमान का लाभ हमें दिया गया। जब ग्रेड पे की बात हुई तो मंडल के गुणाकारों लोगों ने हमारे ग्रेड पे का कमतर निर्धारण किया। और आपको ध्यान होगा कि हमने फिर एक संघर्ष समिति का गठन किया था और उसके बाद जब हमने आंदोलन किया तो पूरे भारत में पहली बार जब मेरे मंडल सचिव को यह कहा कि 40% से कम ग्रेड पे का आप निर्धारण कर ही नहीं सकते, ये छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट है। हमारे कुछ साथियों का जो हेल्पर और लाइनमैन की कैटेगरी के थे उनका ग्रेड पे का निर्धारण 31 से 32% हुआ था, कुछ साथियों का 35 से 36% हुआ था। और पूरे भारत में पहली बार मात्र विद्युत मंडल के कर्मचारियों का फिर से ग्रेड पे का पुनरीक्षण हुआ था और उन्होंने मिनिमम 40% देना एश्योर किया। ये हमारी संघर्ष समिति की उपलब्धि रही थी। लेकिन साथियों, उसके साथ में अनुषंगी लाभ की जहां तक बात की जाए, हमने जब ये देखा था कि केंद्रीय गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों को 10% ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 20% राजभोगी शहरों के लिए और 30% मेट्रो सिटी के लिए उन्होंने एचआरए की दरें तय की है। तब समय हमको 15% एचआरए मिल रहा था। हमने माना कि ये रीजनेबल है। अगर ये 20% किया जाएगा तो निश्चित ही बड़े शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो एक सम्मानजनक अपने किराया भाड़ा का भुगतान कर पाएंगे। लेकिन मंडल के सचिव और तत्समय जो वेतन पुनरीक्षण कमेटी के अध्यक्ष थे हमारे मेंबर ट्रांसमिशन श्री वर्मा जी, उन्होंने हमें ये कहा कि हम फ्रेंच बेनिफिट का अभी कोई भी घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि आप राज्य शासन के अधीन हो चुके हैं। राज्य शासन जब अपने कर्मचारियों का करेगा तब हम आपका भी फ्रेंच बेनिफिट की हम घोषणा कर देंगे। और साथियों, राज्य शासन ने प्रत्यक्ष से एक अग्रवाल कमेटी बना रखी थी और उस अग्रवाल कमेटी की रिपोर्ट जब प्रस्तुत हुई, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने राज्य शासन के कर्मियों के लिए जुलाई 2014 से प्रति उच्च वेतनमान देने की घोषणा कर दी, आदेश पारित कर दिया। जब आप अपने कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतनमान की घोषणा कर सकते हैं तो बिजली के कर्मचारियों को प्रति उच्च वेतनमान कौन देगा? उसके आदेश कब जारी किए जाएंगे? पिछले 1 वर्ष से हम जब बातचीत कर रहे हैं, जुलाई 2014 से 2015 आ चुका है। विद्युत कंपनियों के जो प्रमुख है वो अपनी ओर से ये कहते हैं कि कंपनियां घाटे में चल रही है, कंपनियों के पास अलग से वित्तीय बोझ आएगा। मैंने माननीय संजय शुक्ला जी से बात की कि श्रीमान जी, आपने मुख्य सचिव की बैठक में ये स्पष्ट विरोध किया है कि विद्युत कर्मियों को प्रति उच्च वेतनमान हम दे ही नहीं सकते। प्रति उच्च वेतनमान हमारा जायज हक है और वो हमें मिलना चाहिए था और जुलाई 2014 से मिलना था। लेकिन ये कंपनियों के प्रमुख आज भी इसको देने की नियत नहीं रखते। आपको आश्चर्य होगा कि आईएएस जो हमारे बीच में एमडी के रूप में है, इनकी भी कोई एसोसिएशन है और इन्होंने अपने आप को, इनकी एसोसिएशन ने 7वें वेतन आयोग के सामने पूरे वर्ल्ड टूर के लिए एलटीसी मांगी है। 7वां वेतन आयोग सार्क देशों के लिए इनको देने के लिए तत्पर भी है। लेकिन जब तुम अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए वर्ल्ड टूर चाहते हो एलटीसी का, तो विद्युत कर्मियों का इतने वर्षों से एलटीसी क्यों रोक रखा है? मैं इस मंच के माध्यम से, आज की सभा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ऊर्जा मंत्री महोदय और जो भी हमारे कंपनी के प्रमुख, उनसे मांग करता हूं कि विद्युत कर्मियों की सेवाओं को इतना कम करना आगे जाए। हमने 7 रुपए कमीशन के सामने जाकर बात की। हमने कहा कि बिजली की सेवा को भी आपके दायरे में लिया जाए ताकि हमारे भी वेतन का निर्धारण सम्मानजनक हो सके। उनका यह कहना था चूंकि आप राज्य शासन के अधीन आते हैं इसलिए हम आपका अलग से नहीं ले सकते। लेकिन साथियों, राज्य शासन, केंद्र शासन, कंपनी, इनके बीच में विद्युत कर्मी कब तक पिसता रहेगा? अंततः मजबूरन यूनाइटेड फोरम के द्वारा शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब तक भय बिन होई न प्रीति, जब तक आप डर नहीं बताएंगे, जब तक आप अपनी ताकत नहीं बताएंगे, मेरा यह मानना है कि कंपनी के प्रमुख
हमारी मांगों को निराकरण करने की नियत नहीं रखते। तो हमें आगामी 2 सितंबर 2015 को यूनाइटेड फोरम के द्वारा जो हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है, मेरा यह मानना है कि पश्चिम क्षेत्र कंपनी में पूरा जागृति आ चुकी है और रतलाम व्रत के साथी और अभियंता उसमें पीछे कदापि नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पर जब भी आपको हमारे यूनाइटेड फोरम के पदाधिकारी, जो हमारे स्थानीय पदाधिकारी आदरणीय कुशवाहा जी या हमारे अरविंद सोनी जी, जो भी आपको अल्प सूचना दे, आपको उनकी बातों का अनुपालन करना चाहिए, क्योंकि आपकी ताकत और आपकी शक्ति ही प्रदेश में हमारे जायज हकों को दिलवा सकती है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे द्वारा विगत दिनों 18 जुलाई को ईद के दिन मैं सारणी में था। सारणी के पावर प्लांट का जो मुद्दा है, सारणी के हमारे कार्यरत अभियंता और कर्मचारी साथियों के साथ साथ अब वो एक जन आंदोलन का मुद्दा बन चुका है। वहां हमारे जो साथियों के परिवार है वो भी उसमें शामिल हो चुके हैं। और तो और जब हम वहां के विधायकों से मिले, बैतूल जिले के 5 विधायक जो कि बीजेपी से, वो 5 हमारे आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। और वहां की सांसद जो कि वो भी बीजेपी की हैं, उन्होंने इसको एक जन आंदोलन का स्वरूप दे रखा है और पिछले 1.5 माह से वहां के लोग आंदोलनरत हैं। पहली बार हमारे बीच में कुछ अन्य संगठन इस प्रकार के हैं जो अपने आप को शासकीय संगठन मानते हैं, अपने आप को कर्मचारियों का बहुत हितैषी मानते हैं। षड्यंत्र पूर्वक इनके द्वारा मैहर में आम सभा का आयोजन किया गया और ऊर्जा मंत्री जी को बुलाने का एक नाटक किया गया। जब यूनाइटेड फोरम के द्वारा अपनी मांगों के लिए जब आंदोलन की जागृति धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो इन्होंने हम सबको भ्रमित करने के लिए कहा कि ऊर्जा मंत्री जी हमारे प्रति उच्च वेतनमान के और ये आदेश तो जारी करवाने वाले हैं और मात्र 1 महीने में मिलने वाले हैं। वो 1 माह नहीं, अब 2-2.5 माह हो चुके हैं। और अब आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे महासंघ के भाइयों की भी आंखें खुल चुकी है। ये कोरी आश्वासन की सरकार है, ये कोई आदेश जारी नहीं करती। तो मुझे ऐसी सूचना मिली कि आगामी 2 सितंबर को हमारे महासंघ के साथी भी धरने पर बैठने वाले हैं। जब हमारी शक्ति की वृद्धि हो रही है, मुझे निश्चित तौर पर उम्मीद है हम मध्य प्रदेश शासन और कंपनी प्रशासन को ये बता देना चाहते हैं कि हम भी किसी प्रकार की अशांति नहीं चाहते। हम भी ये नहीं चाहते कि 2 सितंबर के पश्चात कोई हड़ताल हो। हम ये चाहते हैं कि बिजली की व्यवस्था सुचारू रहे। हम ये चाहते हैं कि विद्युत के उपभोक्ताओं को हम भरपूर बिजली दें और हम उनकी सेवा करें। लेकिन अगर हमारी बातों का निराकरण नहीं किया तो 2 सितंबर 2015 के बाद बिजली की व्यवस्था को मध्य प्रदेश शासन संभाल ले। प्रदेश में आज की स्थिति में भी हमारी रीवा में सभा हुई थी, सागर में सभा हुई है, बिरसिंहपुर, चचाई, सभी दूर हमारे साथी पहुंचे हैं और ये पाया है कि आज कहीं न कहीं हर आदमी के मन में आक्रोश है, हर विद्युत कर्मी और अभियंता के मन में आक्रोश है और वो आंदोलन की कगार पर जा रहा है। हमने यूनाइटेड फोरम के माध्यम से एक सहमति पत्र लोगों के बीच में भिजवाया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि लोगों ने तत्काल हाथों हाथ भर के लौटा दिया। बोले हम बाद में भेजने की भी जरूरत नहीं है, आप अभी ले लीजिए। इतने बड़े जन समर्थन के बाद मैं हमारे प्रांतीय संयोजक परिहार साहब को दूरभाष के माध्यम से हमेशा आश्वस्त करता रहता हूं कि हमें अपने आप में दृढ़ रहना चाहिए और जब तक कि क्लियर कट आदेश हमें नहीं मिले तब तक आपको झुकने की जरूरत नहीं है। हमने संजय शुक्ला जी से कहा कि प्रति उच्च वेतनमान हमारा मौलिक अधिकार है और विद्युत मंडल में 9, 18 और 25 के 3 ऑप्शन आपने पहले से ही बता रखे हैं। तो मुझे अलग से 30 साल वाली बात करने की बात ही नहीं है। आप तीसरे उच्च वेतनमान 25 साल में जारी कीजिए। अगर 30 साल में किया जाता है तो कितने लोग लाभान्वित होंगे ये बताइए। आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कितना आना ये बताइए और 25 साल में करते तो कितना आना ये बताइए। मात्र अल्प 2 से 3% लोग ही लाभान्वित होंगे अगर 30 साल में किया जाता है तो।
अगर 25 साल में किया जाता तो 6 से 7% लोग लाभान्वित होंगे। ऐसी दशा में नाम मात्र के फाइनेंशियल बर्डन की आड़ में आप कर्मचारियों के हितों को नहीं रोक सकते। मैंने आदरणीय शुक्ला जी और ऊर्जा सचिव महोदय को बताया कि विद्युत कंपनियां घाटा हमारे कारण नहीं है। विद्युत कंपनियों का घाटा मध्य प्रदेश शासन और कंपनियों के प्रमुखों की गैर जिम्मेदाराना तरीके से लिए गए निर्णयों का परिणाम है। 15,000 मेगावाट के एमओयू आपने साइन किए हैं। 15,000 मेगावाट के एमओयू साइन करने के बाद जब आप ये जानते थे कि आपकी मैक्सिमम डिमांड 9,190 मेगावाट है, सामान्यतः आपकी 6,000 से 6,500 मेगावाट की मांग है, ऐसी दशा में आपने 15,000 मेगावाट के एमओयू साइन किए क्यों? आपको 10,000 मेगावाट के एमओयू साइन करना थे। इसके कारण 6,000 करोड़ रुपया आप अतिरिक्त फिक्स कास्ट का पेमेंट कर रहे हैं और 6,000 करोड़ रुपया जो आप प्राइवेट पार्टीज को पेमेंट कर रहे हैं, उसकी भरपाई हम जो रात दिन मेहनत करके रुपया इकट्ठा कर रहे हैं उससे की जा रही है। आपको पता ही नहीं होगा कि पश्चिम क्षेत्र कंपनी हम अपने मन में खुश हो लीजिए कि हम बहुत राजस्व ला रहे हैं, लेकिन विद्युत मंडल के विखंडन के समय उसी अनुपात में आपके ज्यादा राजस्व के अनुपात में कर्जा भी आपको उतना ही दिया गया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 125 करोड़ रुपए की एलसी जो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से कर रखी है, वो प्रत्येक माह की 1 तारीख को आपके अकाउंट से निकाल ली जाती है। इसलिए कई बार एसी साहब या डी साहब आपको कहते होंगे कि आज रुपया लाना पड़ेगा, महीने का आखिरी दिन टारगेट पूरा करना पड़ेगा। टारगेट इसलिए नहीं पूरा करना है, टारगेट इसलिए पूरा करना है कि अगर 125 करोड़ हमारी कंपनी के खाते में नहीं हुआ तो आर्थिक डिफॉल्ट कहलाएगा। स्टेट बैंक आपको ब्लैक लिस्टेड कर सकता है। इसलिए हमको प्रेशराइज करते हैं कि किसी भी तरीके से ज्यादा रुपया लाया जाए और कंपनी के खाते में 125 से ऊपर पहुंच जाया जाए। मेरा इस मंच के माध्यम से मैं हर जगह कहता रहा हूं कि पेंशन ट्रस्ट में कोष की व्यवस्था करना विद्युत कंपनियों को अनिवार्य है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कुछ समय हमारी मुख्यमंत्री माननीय उमा भारती जी ने जब हमने पेंशन ट्रस्ट की बात की थी तो पहली बार प्रदेश में 5 करोड़ रुपए का एक अकाउंट खुलवाया था पेंशन ट्रस्ट का, और उसमें तय हुआ था कि प्रत्येक कंपनी को 67 करोड़ रुपए इसमें अपना शेयर जमा करना है। कंपनियां बनने को कम से कम 10 साल हो चुके हैं। एवरेज प्रति कंपनी को 670 करोड़ रुपया पेंशन ट्रस्ट में जमा करना था। आपको जान करके दुख होगा इन विद्युत कंपनियों ने उसमें 1 रुपया जमा नहीं किया। परिणाम स्वरूप आज हमारे बीच में 30,000 पेंशनर है और 40,000 कर्मचारी है। आने वाले 2 साल के बाद ये स्थिति रिवर्स हो जाएगी। आपके बीच में जो कर्मचारी है उनकी संख्या घट जाएगी और पेंशनर हमारे ज्यादा हो जाएंगे। निश्चित तौर पर जब हम विद्युत कंपनियों की और विद्युत मंडल की नौकरियों में आए थे तब हमें यह आश्वस्त किया गया था कि आपको सेवा काल में 3 पदोन्नति और आपको आजीवन पेंशन मिलेगी। आपके नहीं रहने के बाद आपके परिवार को फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन भविष्य ऐसा दिख रहा है कि आने वाले 4-5 साल बाद पेंशन तो ठीक है, ये जो हमारे नए साथी हमारे बीच में बैठे हैं इनके वेतन तक की स्थिति दुभर हो जाएगी। इनको वेतन के लाने पड़ सकते हैं क्योंकि इन कंपनियों के द्वारा जो तरह तरह के प्रयोग हमारे बीच में किए जा रहे हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मंडल की राजस्व जो मीटर देता है, हम हर बार कहते हैं, आदरणीय कुशवाहा जी और हम कई बार कहें, कुशवाहा जी ने भी इस बात को हमारे संघ के माध्यम से प्रमुखता से रखा कि बिजली का मीटर जो आपकी राजस्व का महत्वपूर्ण अंग है वो मीटर सही दशा में होना चाहिए। आप मीटर की क्वालिटी सही खरीदिए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर की बिजली के कोई ठिकाने नहीं है, लेकिन वहां के पिछले 4-5 वर्ष पूर्व एमडी ने, हर लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सेम्स कंपनी का मीटर सबसे अच्छा होता है, और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में सिंगल फेज से लेकर सिटी मीटर हो या कोई भी मीटर हो, सेम्स के अलावा कोई मीटर नहीं लगेगा, ये तय किया। और जब उन्होंने सारे मीटर बदल दिए तो उनके लाइन लॉसेज 5% कम हो गए। मैं हर बार सीएमडी साहब और सबको कहता हूँ कि चाहे सेम्स का मीटर 100 रुपए 200 रुपए ज्यादा हो, आपके ऊपर आर्थिक अपराध कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि सेम्स कंपनी वाला कोई कमीशन नहीं बांटता, खुले रूप में नहीं बांटता, और वो 40 देशों को इंटरनेशनल मीटर सप्लाई कर रहा है।
ऐसी कंपनी के मीटर नहीं खरीदते हुए हमारे कर्मचारी हो या हमारे अभियंता साथी हो, दिन भर अपने ऑफिसों में केवल बिजली के मीटर के कारण जो बिल गलत जारी हुए हैं उसको ही सुधारने में लगे हुए हैं। और कंज्यूमर से जब हमारे ऑफिस में आते हैं, आपके नियमों के कारण अगर उनके बिलों का निराकरण नहीं हो पाता है तो सारी बदनामी हमारा बिजली का कर्मचारी और अभियंता झेल रहा है। ये व्यवस्था को सुधरना चाहिए, ये व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की सोच ही डेवलप नहीं कर रहे हैं। अपने नाम के आगे आपने कंपनी लिख ली, लेकिन उसको वही शासकीय विभाग के रूप में चला रहे हैं। हमारे सीएमडी साहब से मेरे जो बात हुई, उनका वो कहना था कि आप टाटा और फॉरेन की कंपनियों के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे, आप लोग वही सरकारी तरीके से काम करते हैं। मैंने उनसे कहा कि आदरणीय, जब तक आप अपना सोच का नजरिया शासकीय तरीके से बंद करके प्राइवेट कर देंगे, जिस दिन आप टाटा और अडानी जैसे उनके नीचे के कर्मचारियों को आप पावर दे देंगे कि वो अपना निर्णय खुद कर सके, उस दिन आपकी कंपनियों की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएगी। साथियों, बहुत सारी बातें हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन मैं कुछ संक्षिप्त में कहना चाह रहा था। पेंशन फंड की जहां बात मैं कर रहा था, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि राजस्थान में आज से 7 वर्ष पूर्व मात्र ₹4.39 की दर से उन्होंने बिजली के बिलों में प्रति यूनिट चार्ज करना चालू किया, और अब बढ़ते बढ़ते वहां के नियामक आयोग ने उसको 17 पैसे प्रति यूनिट कर दिया। हर बार टेरिफ के रिवीजन में वो हमारे पेंशन की भी जो दर है उसको भी तय कर देते हैं। परिणाम स्वरूप राजस्थान में 3700 करोड़ रुपए का फंड उनके पास इकट्ठा हो चुका है, और किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है, क्योंकि जब भी बिजली का कोई बिल जारी होगा, पेंशन की राशि उसमें आएगी और 20 तारीख को हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था वो बनाना नहीं चाहते। जब हमने टेरिफ ट्रांसमिशन टेरिफ का हमें पता चला आज से 2 वर्ष पूर्व कि ट्रांसमिशन टेरिफ में इन्होंने पिटीशन दायर की है कि बिजली के कर्मचारियों का वेतन और पेंशन ट्रांसमिशन टेरिफ में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये कर्मचारियों पर बोझ है। जैसे ही मुझे रात को सूचना मिली, हमारे साथी इंजीनियर पवन जैन साहब और हम दोनों तुरंत भोपाल भागे। 11 बजे पहुंच करके हमने पिटीशन का विरोध किया। हमने नियामक आयोग के अध्यक्ष को स्पष्ट कहा कि श्रीमान जी, आप किसी प्राइवेट पार्टी या किसी के इशारों पर बिजली के अभियंताओं और कर्मचारियों के वेतन का इसमें क्यों नहीं जोड़ेंगे। एक साधारण सा बिजनेस करने वाला दुकानदार अपने माल की कीमत, खुद की दिन भर की तनख्वाह, खुद का आने जाने का खर्चा, खुद के ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़ करके तय करता है। तो बिजली के काम में लगे हुए अभियंता और कर्मचारियों का वेतन और पेंशन को अगर आप इस टेरिफ पे प्रोविजन नहीं करेंगे तो ये कहां से लाएंगे। और ये विद्युत कंपनियां तो उन्होंने प्रावधान कर रखा है एक्ट में, विद्युत कंपनियां हमारी पेंशन देने के लिए बाध्यता नहीं है। जो लोग मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी पेंशन का भुगतान ट्रांसमिशन कंपनी करेगी। और जब कंपनियों में आपका हस्तांतरण हुआ है, उस हस्तांतरण के पूर्व की जो पेंशन है वो राज्य विद्युत मंडल ट्रांसमिशन कंपनी के माध्यम से मिलेगा। और जितने वर्षों की सेवा आपने कंपनी में की है, वो उस अनुपात में वो कंपनी आपकी पेंशन का पेमेंट करेगी ट्रांसमिशन कंपनी को। तो ये एक प्रकार की साजिश है। हमने कदापि ये नहीं कहा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2009 में जब हमारा वेतन पुनरीक्षण हुआ था, तो 2014 से हमारा वेतन पुनरीक्षण ड्यू हो चुका है। हमारे साथियों ने मान लिया कि एक 2006 से हमको छठा वेतनमान मिला है, तो अब 7 साल बाद ही मिलेगा। 10 साल की बात नहीं है। 2014 से हमारा वेतन पुनरीक्षण ड्यू है। 7वां वेतन आयोग तो अपने हिसाब से केंद्रीय गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए होता है। आपको हमारे पड़ोसी राज्य जो हमारी ग्रेडेशन में हमारे साथी शामिल थे, छत्तीसगढ़ के साथियों का वेतन हमसे 1.5 गुना अधिक है। और अभी हमारे जैसे हम लोग आजकल जो, चूंकि मैं राष्ट्रीय उसमें भी हूँ, तो सारे राज्य हम आपस में मिलकर बातें करते हैं। जब हमारी बातों को उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि हमारा भी वेज रिवीजन ड्यू है, और उन्होंने तत्काल नोटिस सर्व किया और घोषणा की कि 15 जुलाई 2015 तक वेतन पुनरीक्षण कमेटी का गठन किया जाए
और हमको अंतरिम राहत प्रदान की जाए। लेकिन साथियों, उनकी एकता के सामने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रशासन, छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत कंपनियां झुकी और 14 जुलाई को उन्होंने 7.5% इंटरिम रिलीफ के आदेश कर दिए। तो जब तक हम अपनी एकता नहीं दिखाएंगे, आप क्या सोच रहे कि ये मन से आपको दे देंगे? तृतीय उच्च वेतनमान आपका वो 30 साल में भी देने को तैयार नहीं, 25 साल तो दूर की बात है। जब संजय शुक्ला जी को मुख्य सचिव के समक्ष बुलवाया गया, जब हम लोगों ने दबाव डलवाया, अंततः वो श्रीमान जी तैयार हुए। लेकिन मेरे पास 25 जुलाई 2015 का एक पत्र जो कि हमको ऊर्जा विभाग ने हमारी मांगों के संबंध में भेजा है, आदरणीय अरविंद सोनी जी ने अभी पढ़ा है उसको, जो हमारे बीच में हमारे साथी भ्रमित कर रहे थे कि आदेश होने वाले हैं। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि हमने पावर मैनेजमेंट कंपनी को निर्देश दे दिए हैं, वो अन्य कंपनियों से प्रस्ताव बुला करके उसके बाद तय करेगी कि तृतीय उच्च वेतनमान कितने वर्षों में देना है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे दबाव के चलते पूर्व क्षेत्र कंपनी 27 साल में तृतीय उच्च वेतनमान का प्रस्ताव बना के ले गई, पश्चिम क्षेत्र 30 साल में ले गई, ताकि अलग अलग डिफर हो जाए, ताकि डिसीजन ही नहीं हो। कोई 27 बोल रहा, मैंने संजय शुक्ला साहब से पूछा कि सर 25 का तो कोई आधार है क्या? आपने पहले से 3 ऑप्शन बताए थे। दूसरा हमारा तर्क यह कि 12 और 24 साल में राज्य शासन ने अपने कर्मचारियों को प्रथम और द्वितीय उच्च वेतनमान दिया है, तो 30 साल में देना उनकी मजबूरी है।